हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आई होप आप लोगों ने हिंदी का पार्ट ए वाला मैराथन बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय किया था। आज हम लोग करने वाले हैं एईसी हिंदी का पार्ट बी मैराथन आज हम लोग करने वाले हैं। तो पार्ट ए में बहुत प्यार दिया था आप लोगों ने, लाइक किया था, कमेंट किया था, शेयर किया था। और आज देखते हैं कि पार्ट बी में भी आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो कि नहीं। बिकॉज आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो ही नेक्स्ट वाला पार्ट आता है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हमने पिछले वाले पार्ट में हिमाद्री त्रिंग श्रृंग से कर लिया था और हो गई है पीर पर्वत से कर लिया था। आज अपने को ये दो जो कविता है उसको निपटाना है। मतलब पार्ट बी में अपने लोग उनको प्रणाम और सवेरे उठा तो धूप खिली थी करेंगे। दोस्तों ये दो कविता को पार्ट बी में अपने लोग करेंगे। और ये तीसरा वाला पार्ट में अपने लोग व्याकरण को कवर करेंगे। ठीक है। तो आज भी बहुत बढ़िया तरीके से आज मैं समझाने वाला हूं आप लोगों को। बस समझिएगा और लाइक कमेंट शेयर और अपने सारे के सारे कॉलेज ग्रुप में फैला देना। दोस्तों अगर आप मेरा अप्रिशिएट को मेरा एफर्ट्स को अगर आप लाइक करते हो तो काइंडली आप अप्रिशिएट करना सीखिए। काइंडली आप लोग शेयर कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आज हम लोग करने वाले हैं सबसे पहला वाला कविता उनको प्रणाम, जिसको लिखा गया है नागार्जुन जी के द्वारा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आइए आइए स्टार्ट करते हैं उनको प्रणाम। ये करा के हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे आज। ठीक है। चलिए आइए देखिए। तो ये जो उनको प्रणाम बोल के जो कविता है इसको लिखा किसने है? नागार्जुन ने लिखा है। किसने लिखा है? नागार्जुन जी ने लिखा है, जिनका नाम ये बाबा नागार्जुन भी है। तो चलिए सबसे पहले अपने लोग कवि कवि का परिचय पढ़ते हैं, कवि का थोड़ा बहुत परिचय पढ़ते हैं। ठीक है। तो बाबा नागार्जुन हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि थे। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। तो नागार्जुन जी का जो असली नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्रा। ठीक है। उनका जन्म जो है 1911 को हुआ था। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? 1911 को। और उनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले से हुआ था। उनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले से हुआ था और सतलखा गांव से हुआ था। सतलखा गांव से हुआ था। ठीक है। लोग उन्हें प्यार से बाबा कहते हैं। लोग उन्हें प्यार से क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं। इसीलिए वो इसीलिए वे ये बाबा नागार्जुन के नाम से मशहूर हुए। तो नागार्जुन का ओरिजिनल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्रा। 1911 में बिहार के वो बिहार के वो दरभंगा जिले के सतलखा गांव में उनका जन्म हुआ है। उनको प्यार से हर कोई बाबा बुलाते थे, इसीलिए उनका नाम बाबा नागार्जुन पड़ा। ठीक है। बस इतना ही है। चलिए आइए हम लोग एक बार ना ये कविता को रीड करते हैं। ये कविता में ना आप देख सकते हो, ये कविता में बहुत सारा ये पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, ये पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 5, 6, मतलब करीब करीब 6 पैराग्राफ है ये कविता में। तो एक एक पैराग्राफ करके हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। बेसिकली ये उनको प्रणाम वाला जो कविता है, ये उन लोगों के लिए लिखा गया है जो कोशिश तो बड़ी करते हैं, जो कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन कभी ना कभी अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। ये उनको प्रणाम वाला जो कविता है ये उन लोगों के लिए लिखा गया है कि जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत शिद्दतों से कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी न चाहते हुए वो अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। उन लोगों के लिए ये कविता लिखा गया है कि जो वीर एकदम साहस से लड़ते हैं लेकिन फिर भी हार जाते हैं, फिर भी एंड मोमेंट पर जो हार जाते हैं, उनके लिए कविता लिखा गया है। ये कविता बहुत ही बेस्ट कविता है, जरा सुनिएगा और जरा अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप भी लाइफ में कभी अनसक्सेसफुल बने हो तो आपको हारने की नीड नहीं है, कभी ना कभी आप ही सक्सेसफुल बनोगे। तो हार मत मानना कभी। ये वो कविता है। ठीक है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पहला वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है। लिखा हुआ है, जो नहीं हो सके पूर्ण काम मैं उनको करता हूं प्रणाम, कुछ कंठित ओ कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए रन की समाप्ति से पहले ही, जो वीर रक्त तुनीर हुए उनको प्रणाम। अब ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ का मतलब क्या है? आइए इसके सारांश को पढ़ते हैं। आइए इसके सारांश को पढ़ते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है इसके सारांश। तो पहले पहले भाग में कवि उन वीरों की बात करते हैं जिनके तीर निशाने पे नहीं लगे। मतलब कि पहले वाला पैराग्राफ में कवि उनकी बात करते हैं कि जो कोशिश तो बड़ी करते हैं लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं। कोशिश तो उन्होंने बहुत की, अपने एग्जाम्स की बहुत एकदम तैयारी की। सीए में जो लोग एग्जाम्स देते हैं या बहुत सारे एग्जाम्स की जो आप तैयारी करते हो, आप कोशिश तो बहुत की, आपने हार्डवर्क तो बहुत किया, लेकिन फिर भी आप फेल हो गए। उतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप फेल हो गए। तो पहले पहले भाग में कवि उन वीरों की बात करते हैं जिनके तीर निशाने पे नहीं लगे, जिनके जिनके ये तर्कस में तीर खत्म हो गए।
मतलब जो लोग मतलब धनुष धनुष या तीर वाले होते हैं, तो वो तर्कस में वो जो तीर खत्म ही हो गए, निशाने पे नहीं लगे तीर, या तीर ही खत्म हो गए, और युद्ध अधूरा रह गया, युद्ध अधूरा रह गया, वे जीत नहीं पाए और उनकी कोशिश की, मतलब वो चाह कर के भी जीत नहीं पाए। अगर लाइफ में तुम हार जाते हो, लाइफ में तुम बहुत कोशिश किए, बहुत एफर्ट लगाए, बहुत प्रैक्टिस किए थे, लेकिन फिर भी एग्जाम में फेल हो गए, फिर भी वो कभी बोलते हैं कोई बात नहीं, लाइफ में हार जीत तो चलती रहती है, आपने कोशिश तो किया। इसी इसी बात पर कवि आपको प्रणाम करते हैं। ये कवि बोलते हैं कि जिन्होंने बहुत कोशिश की, जिन्होंने बहुत मेहनत किया, जिन्होंने शिद्दत के साथ मेहनत किया, फिर भी वो अगर फेल हो गए, तो कभी उनको भी प्रणाम करता है कि आपने कोशिश तो किया, आपने अपना 100% तो लगाया, आपने अपना 100% तो लगाया, आपने फांकीबाजी तो नहीं की, आपने कोशिश करके हारा है। कोशिश करके हारने वालों को हारो नहीं कहते, ठीक है। तो कवि उन्हें प्रणाम करता है, सीधा सा बात है। तो फर्स्ट वाला पैराग्राफ में ये बोला गया कि अगर आप कोशिश करके भी हार चुके हो, कोशिश कोशिश करके भी अगर हारते हो, तो कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है, कभी आपको प्रणाम करता है, बिकॉज आपने अपना 100% दिया, ठीक है। अब दूसरा दूसरा वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो दूसरा वाला पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जो छोटी सी नैया लेके उतरे करने को उतधी पार, मन की मन में ही रही, स्वयं हो गए उसी में निराकार, उसको प्रणाम, उनको प्रणाम। मतलब जिनकी मन में बहुत सारी बातें रह जाती है, लेकिन वो अपने मन की कर नहीं पाते हैं समय रहते, उनसे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब मेरे दिल में, मेरे मन में बहुत कुछ करने को है, लेकिन क्या पता, लाइफ इज अनसर्टेन, मैं कभी भी मर सकता हूं। तो मेरे मन में जो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं चाह कर भी ये भी अपना मन का इच्छा को पूरा नहीं कर सका, तो कभी उनको भी प्रणाम करते हैं कि आपने चलिए कोशिश तो किया, अपने मन की आप नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश तो आपने किया। तो सेकंड वाला पैराग्राफ को आइए एक बार पढ़ते हैं। सेकंड वाला पैराग्राफ में बोला गया है कि दूसरे दूसरे भाग में कभी उन लोगों की बात करते हैं जो छोटी सी नाव लेके समुद्र पार करने निकले, वे पार नहीं कर पाए और समुद्र में ही खो गए। मतलब लाइफ इज सो अनसर्टेन। मैं बीकॉम इंडस्ट्री के लिए, मैं सीयू इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। मैं आप बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। मैं ऐसे ही वन शॉट हर एक सेमेस्टर में इतना ही मेहनत करना चाहता हूं। लेकिन क्या लाइफ सर्टेन है? मैं कल को मर भी तो सकता हूं, मेरी कल मृत्यु भी तो हो सकती है। तो मेरी मन की जो ख्वाहिश है वो तो ख्वाहिश ही रह जाएगी। मैंने कोशिश किया आप लोग तक पहुंचने का, लेकिन अगर कुछ ऐसा ऐसा चीज हो गया, बिकॉज लाइफ इज अनसर्टेन, अगर कल को मेरी मृत्यु हो गई, तो मैं ऐसा काम काम क्या कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत लोगों के सपने अधूरे ही रह जाते हैं, बहुत लोगों के सपने पूरे नहीं हो पाते हैं कुछ कारणवश। बहुत लोग लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन अर्ली स्टेजेस में ही या तो उनको कुछ बीमारी हो जाती है, या तो इनकेपेबल हो जाते हैं, या तो वो मर जाते हैं। तो ये कभी उनको भी प्रणाम करता है कि आपने बहुत कोशिश किया, लेकिन अगर आप अपनी मन की इच्छाओं को पूरा ना कर सके, समय से पहले ही आप चल दिए इस दुनिया से, तो मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। गाइस, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए गाइस, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हम लोगों को बोला हुआ है, जो उच्च शिखर की ओर बढ़े रह रहे नव नव उत्साह भरे, जो उच्च शिखर की ओर बढ़े रह रहे नव नव उत्साह भरे, पर कुछ कुछ ने ले ही हिमालय हिम समाधि, कुछ ने ली हिम समाधि, सॉरी, कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। मतलब आप पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बहुत लोग पहाड़ चढ़ चढ़ गए और वहीं पे रह गए, और बहुत लोग ये पहाड़ पहाड़ चढ़ ही नहीं पाए, तो उनको वो प्रणाम कर रहे हैं। मतलब आप जब पहाड़ चढ़ने की कोशिश करते हो, तो बहुत लोग मान लो कि पहाड़ वो चढ़ गए और वहीं पे वो रह गए, हिम समाधि ले लिए, वो नीचे नहीं उतरे। इसका मतलब होता है फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो आइए, तो थर्ड वाला भाग का क्या क्या सारांश है, देखिए। लिखा हुआ है कि तीसरे भाग में कभी कभी ये पर्वत की ऊंची चोटी पर चढ़ने वालों की बात करता है। कुछ लोग बर्फ में दब गए, और कुछ बिना बिना चोटी छुए नीचे लौट आए, वे सफल नहीं हुए, पर उन्होंने हिम्मत दिखाई। जब लोग माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, जब लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो आधे लोग वहां पे मर जाते हैं,
आधे लोग मर जाते हैं वहां पे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज की वजह से, और कुछ लोग बिना बिना चढ़े ही नीचे आ जाते हैं। कुछ लोग चढ़ नहीं पाते, अनसक्सेसफुल होते हैं। अगर आप पहाड़ चढ़ने की कोशिश करते हो तो कुछ लोग वहीं पे मर जाते हैं, कुछ लोग एकदम चढ़ नहीं पाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो कभी उनको भी प्रणाम किया है कि आपने कोशिश तो की, आपने पहाड़ चढ़ने की कोशिश तो की। फिर चौथा वाला भाग आइए। तो चौथे वाले भाग में क्या बोला है देखिए। कृत्य कृत्य नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पड़ गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया, जिनको गई भूल उनको प्रणाम। मतलब यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स का बात किया गया है। जो भगत सिंह, जो सुखदेव, जो राजगुरु हमारे देश के लिए फांसी पर चढ़ गए, जो इतने फ्रीडम फाइटर्स हमारे देश के लिए फांसी पर चढ़ गए, मरना पड़ा जिनको, अपने देश के लिए वो अपने जान का बलिदान दे दिए, जो माताओं ने अपने बेटों का बलिदान दे दिया, उनको आप भूल गए आज। आज 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 इंडिया वालों उनको भूल गए, उन फ्रीडम फाइटर्स को भूल गए। तो कवि उन लोगों को प्रणाम करता है जो इस देश के लिए शहीद हो गए, जो इस भारत माता के लिए शहीद हो गए, जो इस भारत के मिट्टी के लिए शहीद हो गए, कवि उनको भी प्रणाम करता है। तो फोर्थ वाला स्टैंजा का मतलब क्या है देखिए। फोर्थ वाला स्टैंजा का मतलब है कि चौथे भाग में कवि उन क्रांतिकारियों को याद करते हैं जो फांसी पर चढ़ गए, उन्होंने देश के लिए जान दी पर दुनिया उन्हें भूल गई। मतलब बहुत सारी क्रांतिकारी, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो हमारे देश के लिए बलिदान दिए हैं, फांसी पर झूल गए, हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। लेकिन हम लोग आज उन सारे फ्रीडम फाइटर्स को भूल गए हैं। तो उनको ये कवि प्रणाम करते हैं। तो कवि ऐसे भुला भुला दिए गए शहीदों को प्रणाम करते हैं। ठीक है। अब पांचवा वाला देखिए। अब पांचवा क्या बोला है देखिए। तो पांचवा बोला है कि दृढ़ व्रत ओ, ठीक है, तो दृढ़ व्रत ओ, वो दुर्दम दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमत, पर निर्विधि की बंधी जीवन ने जिनकी धून का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। अब इसका मतलब क्या होता है देखिए, फटाफट से देखिए। सो पांचवें भाग में कवि उन लोगों की बात करते हैं जो जेल में बंद थे। सो पांचवें पांचवें भाग में सो कवि उन लोगों का बात करता है जो जेल में बंद थे। बहुत फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए इतना इतना ये बलिदान दिया है कि जो हमारे लिए जेल में बंद थे, उनका साहस बहुत ज्यादा बड़ा था, पर लंबी कैद ने उनके सपनों को तोड़ दिया। लंबी कैद ने उनके सपनों को, उनके मन को तोड़ दिया, तो उनको वो प्रणाम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मासूम होते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, और उनको कोई उनको कोई झूठ फूस का इल्जाम में जेल फेल में बंद कर देता है। तो उनकी जो सपने अपने टूट गए हैं, 20-20, 30-30 साल से जो जेल में पड़े हुए सपने अपने जो टूट 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 गए हैं, तो उन्हें भी वो सलाम करते हैं, उन्हें भी वो प्रणाम करते हैं। कि जो बिना कि जो बिना कोई दुष्कर्म के जेल में बिता रहे हैं समय, अपने जो फ्रीडम फ्रीडम फाइटर्स ही थे, कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे लिए, हमारे देश के लिए जेल में गए, अपना अपना पूरा का पूरा दिए वो बलिदान। ठीक है। उनके उनके तो सारे के सारे सपने खत्म हो गए, उनके तो सारे के सारे सपने टूट गए, तो कभी उनको भी सलाम करती है, कभी उनको भी सलाम करती है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया हुआ है, जिनकी सेवा अतुलनीय, ये पढ़ विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हो गांधी जी को कितना सारा रिकॉग्निशन मिला, कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स तो ऐसे हैं जिनका नाम हम लोग नहीं जानते, जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था। कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स तो ऐसे हैं, कितने सारे देश के नौजवान तो ऐसे हैं कि देश के लिए बहुत कुछ करके चले जाते हैं, लेकिन हम लोग उनका नाम तक नहीं जानते, उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। वो देश का सेवा तो बहुत ज्यादा किए, लेकिन उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई विज्ञापन नहीं। तो उनको भी ये कवि करता है प्रणाम कि आप लोग भी इस देश के हिडन जेम्स हो, जो इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिए और देश को बहुत ज्यादा सेवाएं दी, और आपको ना कोई रिकॉग्निशन मिला, फिर भी आप ये देश के लिए बलिदान देते गए, बलिदान देते गए। तो यहाँ पे बोला गया है कि छठे छठे भाग में कवि उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने चुपचाप सेवा की, जिन्होंने चुपचाप इस देश की सेवा की, उन्होंने अपना नाम तक नहीं कमाया और हालात ने उनके सारे सपने तोड़ दिए। ऐसे मौन सेवकों को
कवि प्रणाम करता है। मतलब जो लोग साइलेंटली काम करता है, जो लोग साइलेंटली काम करता है, इस देश में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ऐसे हैं जो साइलेंटली काम किए, लेकिन आज आप लोग, हम लोग उनका नाम भी नहीं जानते हैं। कुछ भी नाम वो लोग नहीं कमाए, कोई भी रिकॉग्निशन उन लोगों को नहीं मिला, और सारे के सारे सपने उस हालात ने उनके तोड़ दिए। तो कवि उनको भी प्रणाम करता है दोस्तों। तो ये कविता आप लोगों को कैसा लगा, काइंडली एक बार कमेंट कीजिएगा फॉर पार्ट 3। अगर पार्ट 3 भी चाहिए, व्याकरण भी करवा दूं आपको लगता है, बिकॉज व्याकरण कोई नहीं करवाएगा। आएंगे लोग और 25 मिनट का 30 मिनट का मैराथन दे के बोलेंगे, बेटा कर ले कर ले कर ले, अच्छे से कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पार्ट 3 भी आना चाहिए, तो काइंडली कमेंट, लाइक, शेयर, हाइप करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप ही तो हो मेरे बच्चा, आप ही ना हो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा बताइए? ठीक है, तो अब आइए एमसीक्यू करते हैं। और तो और क्या है, अपने को समझना है, बस एमसीक्यू करते हैं। देखिए, असफल पर साहसी वीरों में असफल शब्द क्या दर्शाता है? जो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके उसको अपने लोग बोलते हैं असफल। असफल किसको बोलते हैं? जो जो अपना गोल प्राप्त नहीं कर सका। इसके बाद बोला पूर्ण काम का विलोम शब्द क्या? अधूरा काम। पूर्ण काम का विलोम शब्द क्या है? अधूरा काम। सो पूर्ण काम का मतलब क्या होता है? पूरा काम, और उसका विलोम क्या होता है? अधूरा काम। लक्ष्य भ्रष्ट व्यक्ति किसे कहा गया है? जो लक्ष्य भूल गए, जो अपना लक्ष्य भूल गए उसे बोलते हैं लक्ष्य भ्रष्ट व्यक्ति। बोला है कि कविता में तुनीर किससे संबंधित है? ये तीर रखने का पात्र, मतलब कि तीर जिसमें रखा जाता है उसको बोलते हैं तुनीर। वो तुनीर हम लोग किसको बोलते हैं? कि तीर जिसमें रखा जाता है, तीर को जिसमें आप रखते हो। सागर शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? विशाल समुद्र। फिर कविता में नैया का प्रयोग किसका प्रतीक है? साहसिक प्रयास। फिर बोला है कि फिर बोला है कि निराकार होने का भाव क्या क्या ये दर्शाता है? समाप्त हो जाना। ठीक है, तो ये निराकार का मतलब क्या होता है? समाप्त हो जाना। ठीक है, क्लियर है। शिखर शब्द किसका प्रतीक है? शिखर शब्द मतलब ऊंचा लक्ष्य, ऊंचा गोल। मतलब हम लोगों का जो गोल है वो जो बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। उत्साह भरे का अर्थ क्या है? जोश से भर जाना। तो कविता में हिम समाधि का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? तो हिम समाधि मतलब होता है बर्फ में मृत्यु हो जाना, ठीक है। कि हो सकता है कि हिमालय पे ही रह गए हम, या हिमालय पे ही हमारी मृत्यु हो गई, हिमालय चढ़ते चढ़ते ही हमारी जब मृत्यु हो जाती है तब उसको बोलते हैं बर्फ में मृत्यु होना। फांसी पर झूलना किसका प्रतीक है? यानी कि फांसी पर झूलना मतलब कि बलिदान। कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपना जान का बलिदान दिया था। फिर बोला है कि कविता में भूल जाना किसका संकेत है? उपेक्षा करना। फिर दुर्दम, दुर्दम शब्द का अर्थ क्या है? अजय, अजय मतलब अजय, ठीक है। फिर धुन का अंत होने का मतलब क्या? संकल्प समाप्त होना। अतुलनीय शब्द का अर्थ क्या है? अद्वितीय, ठीक है। ये सब नहीं आएगा, जो सब ऐसे कट कट कर रहा हूं ना वो सब कट कर दीजिए। मौन सेवक किस प्रकार से लोग कहते हैं? बिना प्रचार से सेवा करना। मतलब मौन सेवक का मतलब क्या? साइलेंटली, साइलेंटली मैं सर्व कर रहा हूँ, साइलेंटली मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उसको बोलते हैं मौन सेवक। विपरीत 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 परिस्थितियां क्या वो दर्शाती है? कठिन समय। विपरीत परिस्थितियां मतलब कठिन समय, कठिन समय। फिर बोला गया है कि मनोरथ चूर चूर होने का क्या संकेत है? इच्छा टूट जाना। मनोरथ चूर चूर मतलब जो भी मेरा इच्छा था, जो भी मेरी ख्वाहिश थी वो टूट गई। फिर बोला है कि कवि का प्रणाम किनके प्रति है? ये संघर्ष करने वालों के, मतलब जो लोग स्ट्रगल करते हैं, जो लोग अनसक्सेसफुल रह गए, उनके प्रति कवि बोलते हैं कि आपको भी प्रणाम, ठीक है। फिर बोला है कि कवि का केंद्रीय विचार क्या था? संघर्ष और प्रयास का सम्मान। कि जो लोग अनसक्सेसफुल हो गए हैं, जरूरी तो नहीं है कि सब कोई सक्सेसफुल होगा, जो लोग अनसक्सेसफुल रह गए हैं उनको भी सम्मान कर रहे हैं कवि यहाँ पे। फिर कविता में प्रणाम शब्द का प्रयोग किस भाव को दर्शाता है? सम्मान, ठीक है। फिर कवि किन्हें विशेष रूप से याद करता है? सफल पर प्रयास करने वालों को। साहसी वीर में कौन सा गुण निहित है? साहस। फिर बोला गया कुंठित मनुष्य की स्थिति कैसी कैसी होती है? निराश, ठीक है। कुंठित मनुष्य का मतलब जो अनसक्सेसफुल मनुष्य, अनसक्सेसफुल लोग कैसे होते हैं? निराश, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा हूं, निराश। फिर बोला है अभिमंत्रित शब्द का अर्थ क्या है? शक्तिशाली। अभिमंत्रित का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली। रन शब्द का क्या अर्थ है? युद्ध। रन रन का मतलब है युद्ध। फिर बोला है कि कविता में असफल
असफलता के बावजूद किस गुण की प्रशंसा की गई है? साहस। ठीक है। फिर छोटी नैया लेके समुद्र पार करने वाले क्या क्या वो दर्शाते हैं? साहसिक प्रयास, साहसिक प्रयास। मन मन की मन में रह जाना, ये क्या क्या बताता है? मन की मन में रह जाना मतलब असफलता। मतलब जो मेरे मन की ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हो सकती, असफलता। ठीक है। उच्च शिखर तक पहुंचने का प्रयास क्या क्या दर्शाता है? महान लक्ष्य। कुछ लोगों को नीचे उतारना किसका किसका संकेत है? असफलता। मतलब कुछ लोग नीचे उतर जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कि असफल हो गए, पहाड़ नहीं चढ़ पाए, असफल हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए। फिर बोला है कि क्रांतिकारियों का बलिदान किस रूप से दिखाया गया? साहस। ठीक है, वो साहस के साथ अपना बलिदान दिए अपने देश के लिए। फिर बोला गया है कि दुनिया का जल्दी भूल जाना किसकी किसकी कमी दर्शाता है? स्मृति। फिर दृढ़ व्रत रखने से व्यक्ति कैसे होते हैं? अडिग। ठीक है। फिर बंदी जीवन का सबसे सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है? संकल्प टूटना। मतलब अपना जीवन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है? जब अपना संकल्प टूट जाए, जब अपना सपने अपने टूट जाए, कि हम सपना देखे थे कि ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन बन नहीं पाए वैसा। ठीक है। मौन सेवकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? त्याग। वो लोग बहुत मतलब कि त्याग करते हैं अनकंडीशनली। मौन सेवक क्या करते हैं? अपना त्याग करते हैं अनकंडीशनली। विज्ञापन से दूर रहने का अर्थ क्या है? प्रचार ना करना। विज्ञापन से दूर मतलब अपना प्रचार ना करना। प्रतिकूल शब्द का विलोम क्या है? प्रतिकूल शब्द का विलोम है अनुलोम। अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल। फिर बोला है कि मनोरथ टूटने का परिणाम क्या होता है? निराशा। मनोरथ टूटने का परिणाम होता है निराशा। ठीक है। फिर बोला है कि कविता में कवि का झुकाव किस ओर था? संघर्षशील लोगों की ओर। जो लोग स्ट्रगल करते हैं, जो लोग संघर्ष करते हैं, उनकी ओर झुकाव था। फिर बोला है कि कविता में कवि का झुकाव किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर अधिक था? संघर्षशील लेकिन असफल लोगों की ओर। साहस की सीमा का अर्थ क्या होता है? अत्याधिक साहस। अत्याधिक साहस। साहस की सीमा का मतलब बहुत ज्यादा साहस है तुम्हारे अंदर। अरे बहुत ज्यादा हिम्मत है तुम्हारे अंदर, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? अत्याधिक साहस। मतलब बहुत ज्यादा हिम्मत है तुम्हारे अंदर। फिर बोला गया है कि कविता में सागर किसका प्रतीक है? मतलब कि कठिनाई। ठीक है, ये मतलब कि कविता में जो साहस, मतलब यहाँ पे जो सागर यूज किया गया, मतलब कि कठिनाई। कठिनाई का कोई अंत नहीं है। जैसे सागर का कोई अंत नहीं होता, वैसे कठिनाई का कोई अंत ही नहीं है। फिर बोला गया कि छोटी नैया किस बात का संकेत देती है? सीमित साधन। फिर समुद्र पार करने का प्रयास क्या वो दर्शाता है? जोखिम भरा प्रयास। मतलब एक छोटा सा नाव लेके अगर आप समुद्र पार करोगे, नहीं कर पाओगे, बीच में ही डूब जाओगे ना। जोखिम भरा प्रयास है ये सब। मन की मन में रह जाना किस स्थिति को बताता है? अधूरी इच्छा। फिर बोला है कि फिर बोला है कि निराकार शब्द का किस भाव से प्रयुक्त हुआ है? अस्तित्व समाप्त होना। मतलब कि निराकार मतलब अस्तित्व, मेरा अस्तित्व अब समाप्त हो गया, मेरे सपने टूट गए। उच्च शिखर का लक्ष्य पाने वाले लोग में क्या गुण था? साहस और उत्साह। कुछ लोगों का हिम समाधि लेना क्या दर्शाता है? मृत्यु। मृत्यु। नीचे उतरने वाले लोगों की स्थिति क्या थी? नीचे उतरने वाले लोग असफल हो गए थे, असफल हो गए थे। जो लोग पहाड़ नहीं चढ़ पाए वो लोग असफल हो जाएगा ना। फांसी पर चढ़ने वाले लोगों का उद्देश्य क्या था? देश की स्वतंत्रता। जो लोग फांसी पर चढ़ गए वो लोग क्या चाहते थे? देश आजाद हो जाए। फिर दुनिया दुनिया को दोबारा भूल जाना किसकी विडंबना है? बलिदान की। फिर दुर्दम साहस वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? अजेय होते हैं दुर्दम साहस वाले व्यक्ति। ठीक है। फिर बोलिए कि जीवन किसके लिए बाधा बना? दृढ़ निश्चय लोगों के लिए। जो लोग बहुत ज्यादा वो कमिटमेंट के साथ जाते हैं कुछ काम करने, लेकिन अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, उनके लिए बाधा बना जीवन, उनके लिए बाधा बना जीवन। फिर यहाँ पे बोला है कि धुन का अंत होने का क्या परिणाम है? निराशा। मौन सेवकों की सेवाएं कैसी बताई गई थी? अतुलनीय, अतुलनीय। विज्ञापन से दूर रहने वाले लोग कैसे होते हैं? निस्वार्थ होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों क्या उत्पन्न करती है? ये बाधाएं उत्पन्न करती है। मनोरथ टूटने का मुख्य कारण क्या है? कठिन परिस्थितियां। और कवि की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास और साहस।
ठीक है। सो कभी ये क्या बोलता है कि कोई बात नहीं, आप अगर अनसक्सेसफुल हो गए कोई बात नहीं, अनसक्सेसफुल तो दुनिया होती है, लेकिन आपने कोशिश तो की, आपने प्रयास तो किया, आपने साहस तो दिखाया। वही चीज यहाँ पे कभी बोल रहा है। ठीक है, आई थिंक ये हमने कर लिया। आइए नेक्स्ट अभी। ओके, अभी अपने लोग ये वाला कविता करेंगे, सवेरे उठा तो धूप खिली थी। ये बहुत ज्यादा बोरिंग बोरिंग कविता है, ठीक है। इसमें आपको बोरिंग लगेगा, इसमें हम लोग रीडिंग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, रीडिंग करेंगे, ठीक है। ये बोरिंग लग सकता है आप लोगों को, इसका रीडिंग करके एमसीक्यूज करके बस अब चले जाना है, ठीक है। फिर आप लोगों को अगर पार्ट सी चाहिए, पार्ट सी में पूरा बैकग्राउंड अच्छे से करवा दूंगा, अच्छे से करवा दूंगा बैकग्राउंड। अगर पार्ट सी चाहिए तो लाइक चाहिए, मेरे को लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, कमेंट अभी कर दो कैसे पढ़ा रहा हूं। लाइक चाहिए, कमेंट कर दो, हाइप कर दो, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। सवेरे उठा तो धूप खिली थी, पहले से ही बता दे रहा हूं, लेकिन लेकिन आप लोग सुनिएगा। तो सवेरे उठा तो धूप खिली थी, इसने इसको लिखा गया अज्ञेय के द्वारा, अज्ञेय के द्वारा। तो ये कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी आ गई थी। मैंने धूप से कहा मुझे थोड़ी गरमाई देगी उधार, चिड़िया ने कहा थोड़ी मिठास उधार देगी। मैंने घास की पत्ती से पूछा कि तनिक हरियाली देगी, ये तिनके से नोक भर। तुक तुक पुछ पुष्पी से पूछा उजास देगी किरण की ओक भर। मैंने हवा से मांगा थोड़ा खुलापन, बस एक प्रश्वास, लहर से एक रोम और सिरहन भर उल्लास। मैंने आकाश से मांगी आंख की झपकी भर असीमता। मतलब पूरा नेचर से ये मांग रहा है, ये मतलब कि क्या है ये नेचर वाला कविता है ये, ठीक है। अज्ञेय जी जो थे ये नेचर से कुछ ना कुछ मांग रहा है, नेचर से कुछ ना कुछ मांग रहा है, ठीक है। तो आइए, ये जो पूरा नेचर है उससे कुछ कुछ ना कुछ मांग रहा है, तो आइए इसका व्याख्या करते हैं। सबसे पहले ये सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है इसका हम लोग व्याख्या पे बात करते हैं। आइए आइए रीड करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये कवि का जो मतलब कि परिचय वरिचय है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। एमसीक्यू बन सकते हैं, एमसीक्यू इससे बन सकता है, ठीक है। जन्म का तारीख, उसका फुल नेम, उसका डेथ का तारीख, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है इसका व्याख्या हम लोग कर रहे हैं। इस भाग में कवि अज्ञेय सुबह के समय वर्णन करते हैं कि कभी जब सुबह जागते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ सुनहरी धूप फैली हुई है, धूप ऐसे छाई है जैसे सुंदर फूल खिला हो। मतलब कि सुबह सुबह वो उठते हैं और सुबह सुबह देखते हैं कि पूरा धूप वूप है, ठीक है। और धूप वूप ऐसा है कि फूल वूल खिला हो, वैसा वो देखते हैं। एक चिड़िया अभी अभी अपना मीठा गाना ये गाकर चुप हुई है। मतलब जब वो सुबह सुबह उठते हैं और जब देखते हैं कि धूप वूप खिली हुई है, तब वो देखते हैं उसकी उनकी जो ध्यान है वो पड़ती है एक चिड़िया के ऊपर, जो अभी मीठा गाना, जो एक मीठा गाना गाकर अभी चुप हुई है। सुबह का ये दृश्य बहुत ही ज्यादा मनमोहक होता है उनके लिए, सुबह का ये जो दृश्य है बहुत ज्यादा मनमोहक होता है। तो कवि इस सुंदरता को देख के प्रकृति से कुछ मांगते हैं। हम बोले ना कि यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कवि ये नेचर से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो लेकिन वे मांगते नहीं बल्कि उधार लेते हैं, लेकिन वे मांगते नहीं बल्कि उधार लेते हैं। वो बोलते हैं उधार दो हमको, हम वापस लौटा देंगे। मतलब नेचर से उधार मांगते हैं वो जो वो जो कवि है पूरा का पूरा नेचर से कुछ ना कुछ उधार मांगते हैं। उधार का मतलब होता है कि इसे एक दिन लौटाना भी है। उधार का मतलब क्या होता है कि तुम आज हमको दे दो, हम तुमको लौटा देंगे। कि कभी ये धूप से वो गर्माहट मांगती है, धूप से वो गर्माहट मांगती है कभी ना। वो नेचर को देख के धूप से वो गर्माहट मांगती है, जिसका अर्थ है केवल वो गर्मी नहीं कि बल्कि अपनेपन का एहसास, अपनेपन का एहसास, ठीक है। फिर चिड़िया से वो मिठास मांगती है ताकि उनके जीवन में मधुरता आए। कि चिड़िया जितनी मीठी है वही वैसे ही वो मिठास मांगती है कि उनके जीवन में भी मधुरता आए। तो घास की पत्ती से वो हरियाली मांगती है, जो ताजगी और नई उम्मीद का प्रतीक है, ठीक है। कि हमेशा मैं फ्रेश रहूं। वो जो घास की पत्ती है उससे वो हरियाली मांगती है। कौन? वो कवि, वो मांगते हैं। वो जो घास की पत्ती देखते हैं उससे वो हरियाली मांगते हैं कि ए घास की पत्ती हमको हरियाली तो दे दे, हम फ्रेश रहे, ताकि हम फ्रेश रहे। जो 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 ये ताजगी और नई उम्मीद का प्रतीक है, ठीक है। तो कवि बहुत वो थोड़ा मांगते हैं, बस तिनके की नोक पर।
मतलब हल्का सा मांगते हैं, अभी उतना मत दो, हल्का हल्का दो, मतलब अपने नेचर से हल्का हल्का एकदम वो तिनके के समान मांगते हैं सब कुछ। ठीक है। सुख। फिर ये शंख पुष्पी के फूल से वो उजास मांगते हैं, उजास का मतलब रोशनी। शंख पुष्पी के फूल से वो रोशनी मांगते हैं। कौन मांगते हैं रोशनी? अरे कवि। शंख पुष्पी के फूल से वो रोशनी मांगते हैं। ये सब एमसीक्यू के लिए आएगा, आप ये सब आप ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है। हवा से वो खुलापन और लहर के उल्लास मांगते हैं। अतः अंत में आकाश से वो असीमता मांगते हैं, आकाश से वो असीमता मांगते हैं, क्योंकि आकाश का कोई अंत नहीं है। वो बोलते हैं कि मेरी भी कोई अंत ना हो, मैं भी अनलिमिटेड ये काम कर सकूं, जब तक मेरा जीवन रहे तब तक मैं काम कर सकूं। वैसा वो आकाश से असीमता मांगते हैं। यह पूरा भाग दिखाता है कि कवि प्रकृति का सम्मान करते हैं और जानते हैं कि सब उनका अपना नहीं, ये बल्कि प्रकृति का देन है। तो कवि ये रियलाइज करते हैं कि सब कुछ तो प्रकृति का ही दिया हुआ है, कुछ भी मेरा अपना नहीं, सब कुछ तो प्रकृति का ही दिया हुआ है। सब सब चीज तो मेरे को प्रकृति ने ही दिया है। इसीलिए इसी इसी वो टोन में उधार मांगते हैं। ठीक है। फिर सेकंड सेकंड वाला पैराग्राफ में सेकंड सेकंड वाला पैराग्राफ में क्या बोला कि सबसे उधार मांगा, सबने दिया, यो मैं जिया और जीता हूं। कि मैंने ये सब सारा उधार प्रकृति से मांगा और प्रकृति दिया, इसीलिए मैं आज जी रहा हूं, मैं आज प्रकृति के वजह से ही जिंदा हूं। वो क्या बोलता है? सबसे उधार मांगा, सबने दिया, इसीलिए आज मैं जी रहा हूं। क्योंकि यही सब तो है जीवन। यही सब तो है जीवन कि मिठास आए जीवन में, हरियाली आए, उजाला आए, वो गड़माई आए। जीवन में और क्या चाहिए? जीवन में बस मिठास आए, हरियाली आए, उजाला आए, वो गड़माई आए। ठीक है। यही सब तो मांगा था। तो जो कुछ भी कवि ने नेचर से मांगा, वो सब उनको मिला। ठीक है। सीधा सा बात है। ये सब उधार 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 पाए हुए द्रव्य। ठीक है। तो सेकंड वाला पैराग्राफ में क्या हुआ? सेकंड वाला पैराग्राफ में कवि ने बोला कि जो सब मैंने उधार मांगा था वो सब मेरे को मिला, वो सब मेरे को मिला। ठीक है। फिर थर्ड वाला पैराग्राफ में यहाँ पे क्या बोला गया देखो, मतलब जो सब मैंने नेचर से उधार मांगा था वो सब सब चीज मेरे को मिला, इसीलिए तो मैं आज जिंदा हूं। फिर थर्ड वाला पैराग्राफ में देखो, रात के अकेले अंधकार में, अभी अभी मतलब रात का समय है। ठीक है। रात का समय, रात के अकेले अंधकार में सामने से जागा जिसमें एक अनदेखे अरूप ने पुकार कर मुझे पूछा, क्यों जी, कि तुम्हारे इस जीवन में इतने विविध अनुभव है, इतने इतने तुम धनी हो, तो मुझे थोड़ा प्यार दोगे उधार? तो रात के समय में कोई एक अरूप, अरूप का मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, रात के समय में पोएट के पास कोई एक अरूप आया जिसको वो देख ना सका। वो ऐसे करके बोल रहा है कि आपने जीवन में इतना कुछ हासिल किया है, आपका इतना कुछ जीवन में अनुभव है, आपका इतना कुछ अनुभव है, आपने जीवन में इतना कुछ हासिल किया है, तो हमें क्या ये थोड़ा सा प्यार उधार मिल सकता है? रात के समय वो पोएट के सामने आए, वो बोले आपने जीवन में इतना कुछ हासिल किया हुआ है, आपके बहुत अनुभव है, बहुत सारे एक्सपीरियंस है पोएट जी, उसमें से थोड़ा सा प्यार उधार मिल सकता है, जिसे मैं 100 गुने सूद के साथ लौटाऊंगा। वो बोला कि जितना आप प्यार आज उधार दोगे, उससे 100 टाइम्स ज्यादा मैं सूद के साथ लौटाऊंगा। और और वह भी 100 100 बार गिन के, वह भी 100 100 बार गिन के। ठीक है। तो रात के समय में यहाँ पे क्या बोला है? रात के समय में एक अनदेखे अरूप ने आकर मुझे पुकारा। अनदेखे अरूप मतलब कोई ऐसा इंसान आया जिसको वो देख नहीं सकता था, मतलब उसका मन ही कह रहा है नॉर्मली। ठीक है। उसको मतलब कि पुकारा और पूछा, क्यों जी, ये तुम्हारे इस जीवन में इतने सारे अनुभव है, क्यों पोएट जी आपका तो इतना सारा एक्सपीरियंस है, इतना सारा अनुभव है, उसमें से थोड़ा सा प्यार उधार में दोगे? हम आपको 100 टाइम्स ज्यादा देंगे, उसका 100 टाइम्स ज्यादा आपको लौटा कर देंगे, वो भी 100 100 बार गिन के। ठीक है। तो कविता को पढ़ लीजिए, कविता को पढ़ेंगे तभी एमसीक्यू क्रैक करेंगे, वरना नहीं। ठीक है। क्लियर है? और फिर देखो फोर्थ फोर्थ वाला स्टैंजा में क्या बोला है? उस अनदेखे अरूप ने कहा, हाँ, क्योंकि ये उस अनदेखे अरूप ने कहा, हाँ, क्योंकि यही सब चीजें तो प्यार है। हाँ, क्योंकि यही सब चीजें तो प्यार है, यह अकेलापन, यह अकुलाहट,
यह असमंजस, यह यह अचकचाहट, अचकाहट। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि प्यार का मतलब ये नहीं कि एकदम ये बाबू बाबू सोना वाला प्यार, वो डिजायर्स विजायर्स वाला प्यार नहीं। अरे प्यार ही तो है अकेलापन। अरे अकेला, अकेला, मतलब यहाँ पे ये बोला गया, हम आपसे प्यार क्यों मांग रहे हैं। मतलब उसका मन ही कह रहा था, ये जो पोएट है ना, उसका मन ही सब कुछ कह रहा था कि हम ये प्यार इसीलिए आपसे मांग रहे हैं क्योंकि ये अकेलापन फील कराता है प्यार, अकुलाहट फील कराता है प्यार, असमंजस में फंसाता है प्यार। अरे प्यार करके तो लोग बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया है, आत्म अनुभव, यह खोज, यह द्वैत, यह असहाय विरह व्यथा, यह अंधकार में जाग कर सहसा सहसा पहचाना कि जो मेरा है वही ममेंतर है। यह सब, यह सब, यह सब तुम्हारे पास है तो थोड़ा मुझे 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 दे दो। तो वो अरूप ने बोला कि अगर ये सब सब तुम्हारे पास है, अगर वो अगर मान लीजिए कोई प्यार प्यार करता है तो वो लोनली भी तो है, प्यार करता है तो। मैं मैं मान लो कि प्यार किया हूं, इसीलिए तो मैं अकेला हूं, इसीलिए तो मैं डिप्रेशन में हूं। यहाँ पे वो चीज बोला गया है, इसीलिए तो मुझे अनुभव हो चुका है इस चीज का। तो प्यार मतलब सिर्फ वो नहीं कि खाली आमी कोडबो भालोबासा ना। तो प्यार, प्यार मतलब यहाँ पे बोला गया है कि प्यार मतलब अकेलापन भी है, अकुलाहट भी, असमंजस भी है, अचकाहट भी है। इस सब चीज को हम लोग प्यार बोलते हैं नॉर्मली। तो वो अरूप, जिसको ये पोएट वो देख नहीं रहे हैं, तो वो आके मांग रही है कि हमको हमको ये प्यार तो दे दो थोड़ा सा। अगर तुम्हारे पास है तो थोड़ा हमको दे दो, हम 100 गुना ज्यादा रिटर्न करेंगे, हम 100 गुना ज्यादा रिटर्न करेंगे। यह सब तुम्हारे पास है तो ये थोड़ा मुझे दे दो उधार, एक बार, इस बार। मुझे जो वो चरम आवश्यकता है, मुझे इसकी बहुत ज्यादा नीड है, मुझे इसकी ज्यादा बहुत ज्यादा नीड है। ठीक है, उसने यह कहा कि पर रात में घुप अंधेरे में मैं सहमा हुआ चुप रहा, अभी तक मौन हूं, अनदेखे अरूप को उधार देते हुए डरता हूं। ये क्या क्या जाने यह याचक कौन है। मतलब ये पोएट ये कंफ्यूज हो गया कि रात के अंधेरे में मैं एकदम सहमा हुआ हूं, चुप हूं, कि वो जो आया था अरूप, जिसको मैं देख ना सका, वो जो इंसान आया था जिसको मैं देख ना सका, जो जो मुझसे प्यार ये मांग रहा था, वो कौन है, मैं उससे डरता हूं। लास्ट में ये कवि यही चीज बोला कि मैं मौन हो गया हूं, मैं यहाँ पे सहम गया हूं, मैं ये डर गया हूं कि वो जो अड़ूप आया था प्यार मांगने के लिए, वो कौन है मुझे पता ही नहीं चला, वो कौन है। ठीक है, तो बेसिकली यही था। आइए रीडिंग वीडिंग तो कर लिए ना, रीडिंग वीडिंग तो कर लिए। आपको अगर सारांश वारांश पढ़ना होगा ना तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारांश वारांश हम लोग लिख लिख दिए हैं, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम इतना ये पढ़ाने वढ़ाने नहीं गए, शॉर्टकट में खत्म करना है ना हम लोगों को। एमसीक्यूज देखिए। ठीक है, आपको अगर सारांश वारांश पढ़ना होगा आराम से पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को तो पढ़ना आता है ना, सारांश पढ़ लीजिएगा। लेकिन बेसिकली यही स्टोरी था, बेसिकली यही स्टोरी था कि सबसे पहले तो वो नेचर को अप्रिशिएट करते हैं, नेचर को वो अप्रिशिएट करते हैं कि नेचर हमको ये उधार चाहिए, वो उधार चाहिए, ये उधार चाहिए। नेचर उधार दिया, इसी वजह से वो जिंदा है, वो ये एक्सेप्ट करते हैं। फिर वो रात के फिर वो रात में चले जाते हैं। अचानक से रात में एक अरूप अज्ञानी व्यक्ति आता है। अरूप मतलब जिसको वो देख नहीं सकते। कोई एक इंसान ऐसा आता है जिसको वो देख नहीं पाते, वो उनसे प्यार मांगते हैं, वो उनसे प्यार मांगते हैं। अब वो बोलते हैं कि थोड़ा सा अगर प्यार है तो मुझे मुझे आप दे दो, मैं 100 गुना ज्यादा उसका रिटर्न्स आपको दूंगा, 100 गुना ज्यादा उसका रिटर्न्स आपको दूंगा विद इंटरेस्ट, सूद के साथ, सूद के साथ जिसको बोलते हैं। ठीक है, और वो ये सब देख के डर जाते हैं, सहम जाते हैं और मौन रह जाते हैं। पूरा रात वो लोग वो जो पोएट है वो सहमा हुआ रहते हैं नॉर्मली, और सोचते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ नॉर्मली। ठीक है, आइए एमसीक्यू करते हैं अभी। चलिए, सवेरे उठा तो धूप खिली थी, कविता के रचयिता कौन है, अज्ञेय। अज्ञेय, ठीक है।
फिर बोला है कि कविता में सुबह का दृश्य कैसा वर्णित होता है। सुबह का दृश्य जो होता है वो उज्जवल और सुखद होता है, मतलब उजाला उजाला ही उजाला रहता है, ठीक है। फिर कवि ने सबसे पहले किससे कुछ मांगा, धूप से कुछ मांगा, सबसे पहले धूप से वो मांगा था, ठीक है। फिर कवि ने धूप से क्या मांगा, धूप से उसकी वो गरमाई मांगी कि ये धूप थोड़ा सा वो गरमाई मेरे को दे दे। फिर ये कवि ने ये चिड़िया से क्या मांगा, मिठास मांगा चिड़िया से, ठीक है। घास की पत्ती से कवि ने क्या मांगा, हरियाली मांगी। सुख शंख शंख पुष्पी से क्या मांगा, उजास मांगा। ये सब याद कर लीजिएगा। शंख पुष्पी से क्या मांगा, उजास उजाला मांगा शंख पुष्पी से, ठीक है। इसके बाद ये कवि ने हवा से क्या मांगा, खुलापन मांगा हवा से। लहर से कवि ने क्या प्राप्त करना चाहा, उल्लास प्राप्त करना चाहा। आकाश से कवि ने क्या मांगा, असीमता मांगा। ये कवि कवि के अनुसार जीवन का उद्धार क्या है, आधार क्या है, प्रकृति के उपहार है। तो कवि ने जो कुछ मांगा उसका क्या हुआ, सब कुछ मिल गया उसको। तो कवि ने प्रकृति को से जो कुछ भी उधार मांगा था सब कुछ मिल गया। तो कवि उधार शब्द से का प्रयोग क्यों करना चाहते थे उन, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि भाई लौटा दूंगा मैं वो, ठीक है, कि ये दिखाने के लिए कि प्रकृति से हम लोग उधार लेके ही जिंदा है। आज जो तुम लोग जिंदा हो, आज जो हम जिंदा है, आज जो तुम जिंदा हो, क्यों क्यों जिंदा है हम लोग, प्रकृति की वजह से ही। तो वो निर्भरता दिखाने के लिए, निर्भरता दिखाने के लिए, ठीक है। पढ़ लीजिएगा। रात के समय रात के समय कवि के सामने कौन आया, अरूप आया। अरूप मतलब जिसको वो देख नहीं सकता, जो बिना रूप के है, जिसको वो देख नहीं सकता। अरूप का क्या अर्थ है, ये बिना रूप वाला, बिना रूप वाला एक इंसान आया, बिना रूप वाला जिसका कोई रूप नहीं है। अरूप ने कवि से क्या मांगा, प्यार मांगा। अरूप ने प्यार लौटाने का क्या वादा किया, 100 गुना लौटाएगा। अरूप 100 गुना प्यार लौटाएगा, ऐसा बोला ना उसको कि आप हमको प्यार दे दो, हम आपको 100 गुना लौटा देंगे, ठीक है। अरूप के अनुसार प्यार क्या है, अरूप के अनुसार प्यार विविध अनुभवों का समूह है। तो प्यार एक डिप्रेशन भी है, लोनलीनेस भी है, ये बोला ना। अरूप ने क्या बोला कि प्यार अकेलापन भी है, प्यार अकुलाहट भी है, प्यार बेटा डिप्रेशन भी है। तो प्यार खाली प्यार नहीं है, प्यार में सब कुछ आ जाता है, विविध अनुभवों का अनु, अनुभवों का समूह। तो कवि अंत में कैसा महसूस कर रहे थे, वो डरा हुआ महसूस कर रहे थे। फिर बोला कि कवि अरूप को उधार देने से क्यों डरता था, क्योंकि वह उसे नहीं पहचानता, क्योंकि वह उसे नहीं पहचानता, मैं क्यों उधार दूं। वो कवि ने बोला कि ये जो अरूप मेरे से, अरूप जो है जिसका कोई रूप नहीं है, वो जो मेरे से ये प्यार 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 मांगा है, तो उसको तो मैं पहचानता भी नहीं, क्यों दूं। तो कविता में सुबह का वातावरण किस भावना से व्यक्त किया हुआ है, शांति और आनंद। चिड़िया के गाने का प्रभाव मतलब कि चिड़िया के गाने का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण मधुर बनता है। फिर बोला तिनके की नोक भर का क्या अर्थ है, थोड़ा सा। अब तिनके का नोक भर का मतलब कि थोड़ा सा। किरण के ओक भर का क्या किसका किसका संकेत है, कि थोड़ी सी रोशनी। हवा से प्रश्वास मांगने का क्या अर्थ है, सांस लेना। हवा से अगर प्रश्वास मांगे मतलब कि हवा से हम सांस मांगे, सांस लेने का। लहर से सिरहन भर उल्लास मांगना क्या वो दर्शाता है, हल्का आनंद, हल्का आनंद। लहर से हम हल्का आनंद मांगते हैं कि एक्साइटमेंट आए थोड़ा सा। फिर बोला है कि कवि ने प्रकृति से जो कुछ लिया वो किस रूप में लिया, उधार लिया, वो उधार लिया, ठीक है, उधार लिया ना प्रकृति से सब कुछ। फिर बोला कि वो गरमाई, मिठास, हरियाली किसके प्रतीक है, जीवन के गुण है ये। फिर बोला है कि गंधवाही, मुक्त, खुलापन का अर्थ क्या है, सुगंध और स्वतंत्रता। सुगंध और स्वतंत्रता। लहरील प्रभाव किसका संकेत है, वो गतिशीलता का संकेत है, ठीक है। रात का वातावरण कैसा बताया गया था, अंधकारमय और एकाकी, मतलब अंधकार था रात में और अकेला वो था पोएट, ठीक है। अनदेखे अरूप ने क्या अनदेखे अरूप का आगमन किस समय हुआ, अनदेखे अरूप का आगमन रात को हुआ। अरूप का स्वर कैसा था, विनम्र था, विनम्र तरीके से वो प्यार मांग रहा था। अरूप जो था वो विनम्र तरीके से प्यार मांग रहा था। अरूप ने कवि को किस रूप से संबोधित किया, क्यों जी, ऐसे करके बोला, क्यों जी। अरूप ने कवि को किस बात के लिए धनी बताया, अनुभवों के लिए धनी बताया, कि आपका तो भाई एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, अनुभव बहुत ज्यादा है, ठीक है। अरूप के अनुसार प्यार में क्या शामिल है, विविध विविध भावनाएं, जितने भी फीलिंग्स हमारे होते हैं वो सब सब प्यार में ही है तो है। जितने भी फीलिंग्स होते हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लोनली है,
डिप्रेशन में है, सब कुछ तो प्यार में ही शामिल है। अकुलाहट का अर्थ क्या? अकुलाहट का अर्थ है बेचैनी, वो बेचैनी भी आती है ना प्यार में। असमंजस का अर्थ क्या है? भ्रम। असमंजस का अर्थ है भ्रम। तो कवि मौन क्यों रहता है? वो डर के कारण मौन रहता है, ठीक है। फिर बोला कविता का मुख्य संदेश क्या है? जीवन और भावनाओं का महत्व। आई होप ये पार्ट भी आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आप पार्ट सी में। तो बहुत बढ़िया तरीके से हिंदी कंप्लीट कर दिया हूँ गाइस। काइंडली आप लोग अगर पार्ट सी चाहते हो, पार्ट सी व्याकरण है, व्याकरण कम से कम 25 मार्क्स का आएगा। अगर आप चाहते हो व्याकरण में कम से कम ये 12 ठो एमसीक्यू पूछा जाएगा। अगर आप चाहते हो कि व्याकरण भी कवर कर दूं तो एक लाइक कमेंट शेयर तो करना पड़ेगा, हाइप करना पड़ेगा दोस्तों। लाइक कमेंट शेयर करना पड़ेगा, हाइप करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए यही।